नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 73। कोर डेटा का लेक्चर नंबर 73। देखिएगा, अभी तक अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो इसके लिए आपको बताया था कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसके अंदर हाइट एब्सेंट होता है, ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, यानी इसमें कोई पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता। उसके बाद में आपको बताया था कि इसके अंदर जो मेन होती है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो मैंने संख्या में कुल 7 होती हैं। मैंने बताया था आपको कि संख्या में 7 ब्लड वेसल्स इसके अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर सबसे पहला था साइनस वेनोसस। क्योंकि ब्लड वेसल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है इसके अंदर कि एक तो इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेट प्रिमिटिव ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स का जो कह सकते हैं एक प्रकार से शुरुआती इसमें देखने को मिलता है। साथ में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो कि हायर कोऑर्डिनेट के अंदर विकसित प्रकार का होता है, इसके अंदर शुरुआती जो चरण है वो पाया जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का। उसके बाद में ब्लड वेसल्स की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर हाइट एब्सेंट होता है। तो जो ये ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, इन पेशियाँ संकुचन और शिथिलन करती है, जिससे ब्लड का फ्लो लगातार होता रहता है। तो आपने देखा था कि इसके अंदर 7 प्रकार के जो हैं ब्लड वेसल्स पाई जाती है। पहला था साइनस वेनोसस, फिर था वेंट्रल एरोटा, फिर था डोर्सल एरोटा, फिर था सब इंटेस्टाइनल वैन, फिर था कार्डिनल वैन, फिर था अपने जो है पैराइटल वैन और हिपैटिक पोर्टल वैन। ये सारी की सारी सातों के सातों मिलकर के पूरा इसका सिस्टम है बनाती है। आज अपने इन सातों को डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो अपना टॉपिक तो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन एम्फियोक्सिस। अब देखिएगा, इसको अपने बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये पाई जाती है।
ग्लोमरस। स्टूडेंट्स, ये अपनी जो स्ट्रक्चर बनाई है ये है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फीओक्सिस। इसको अपने थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि इसके अंदर मैंने बताया था कि साइनस वेनोसस, तो साइनस वेनोसस ये भाग होता है जो कि छोटा सा फुला हुआ क्या होता है, कक्ष होता है, पतली भित्ती वाला। उसके बाद में इससे जो निकलने वाली ये जो वेसल है इसको कहते हैं वेंट्रल एरोटा। इसको क्या कहा जाता है, वेंट्रल एरोटा। ये यहाँ से लेकर के यानी अगर सिरे से लेकर के पश्च सिरे तक डोर्सल एरोटा होती है। क्या होती है, डोर्सल एरोटा। डोर्सल एरोटा फेरिंक्स वाले भाग के अंदर दो शाखाओं में लैटरल ब्रांचेस में बंटी रहती है, एक दाईं साइड की होती है, एक कौन सी होती है, बाईं साइड की। और फेरिंक्स से पीछे की और ये क्या होती है, एक सिंगल मिड डोर्सल पोजीशन में पाई जाने वाली मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्रांच ऑफ डोर्सल एरोटा, जो कि फिर पीछे चली जाती है। इसको कहते हैं कोडवल आर्टरी। क्या कहते हैं इसको, कोडवल आर्टरी। और इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल आर्टरीज। इसको क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइनल आर्टरी कहा जाता है। ये इसका इंटेस्टाइन है, आपको पता होना चाहिए। ये भाग कौन सा इंटेस्टाइन है, ये भाग कौन सा है इसका, फेरिंक्स। ये भाग कौन सा है, फेरिंक्स। और ये जो ब्रांचेस हैं ये वेसल ऑफ मिडगट डाइवर्टिकुलम। अब देखिएगा इसमें आप, तो सबसे पहले साइनस वेनोसस ये रहा, ये भाग कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है, वेंट्रल एरोटा। ये यहाँ से लेकर के पीछे यानी ये पृष्ठ है और ये अदृश्यता। आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये लेटरल व्यू देख रहे हैं, अपनी पार्श्व दृश्य देख रहे हैं किसका, इसके पूरे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। और ये डोर्सल एरोटा है। डोर्सल एरोटा फेरिंक्स से आगे की और दो ब्रांचेज में, तो इनको लेटरल ब्रांचेज ऑफ डोर्सल एरोटा कहते हैं। और पीछे की और ये सिंगल ब्रांच होती है जो कि पीछे पूंछ तक होती है, इसको कहा जाता है मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ब्रांच ऑफ डोर्सल एरोटा, या सीधा भी बोल सकते हैं मीडियन डोर्सल एरोटा, एक ही बात है। या इसको सीधा भी मीडियन डोर्सल एरोटा बोलते हैं और इनको लेटरल ब्रांचेज ऑफ डोर्सल एरोटा बोलते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो डोर्सल एरोटा की ये ब्रांच जो पीछे चली जाती है पूंछ तक, इसको हम फिर कोडल आर्टरी बोल देते हैं। और उससे फिर एक ब्रांच इंटेस्टाइन की ओर जाती है, इसको इंटेस्टाइनल आर्टरी बोलते हैं। यानी कि जो मीडियन डोर्सल एरोटा है वो आगे जाकर के पीछे की ओर जो इसकी ब्रांच जाती है उसको हम कहते हैं कोडल आर्टरी, जो पूछे भाग में जाती है। और उससे कुछ छोटी छोटी शाखाएं जो हैं इंटेस्टाइन की ओर जाती है, इसको इंटेस्टाइनल आर्टरी कहते हैं, जो आगे जाकर के जालक प्लेक्सेस यानी इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस यानी जालक में बढ़ जाती है, छोटी छोटी केशिकाओं में या वेसल्स में बढ़ जाती है। उसके बाद में अपने बात करें इसकी सब इंटेस्टाइनल वैन, तो सब इंटेस्टाइनल वैन आपको दिख रही है ये, जो कि कोडवल वैन और इंटेस्टाइनल वैन के मिलने से, यानी इंटेस्टाइनल वैन और कोडवल वैन मिलकर के एक मुख्य नलिका का निर्माण करते हैं, वेसल का निर्माण करते हैं, जिसको सब इंटेस्टाइनल वैन कहते हैं। उसके बाद में सब इंटेस्टाइनल वैन जब आगे आगे हिपैटिक पोर्टल मिडगट डाइवर्टिकुलम वाले एरिया में घुसती है, तो उसको अब क्या कहा जाता है, हिपैटिक पोर्टल वैन कहा जाता है। हिपैटिक पोर्टल वैन आगे फिर छोटे छोटे जाल में टूट जाती है हिपैटिक मिडगट डाइवर्टिकुलम वाले एरिया में, फिर वहाँ से छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, निकल कर एक नलिका का निर्माण करती है, वेसल का निर्माण करती है, इसको कहते हैं हिपैटिक वैन। हिपैटिक वैन फिर कहाँ खुलती है, साइनस वेनोसस में। उसके बाद में देखिएगा कि साइनस हिपैटिक वैन हो गई। उसके बाद में ये दोनों अगर और पोस्ट कार्डिनल वैन्स होती हैं और ये कौन सी होती है, पैराइटल वैन होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये इसका क्या होता है पूरा, ये पैराइटल वैन है, ये अगर और पोस्ट क्या है, कार्डिनल वैन है। तो ये पूरा का पूरा इसका क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। अब मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कि हमने सातों ब्रांच देख ली कहाँ कहाँ स्थित होती है। अब देखिएगा सबसे पहले साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस एक्चुअली में क्या है, एक पतली भित्ति का कोष है जो कि एक प्रकार से अशुद्ध रक्त को, या कह सकते हैं शरीर के सभी भागों से रक्त को क्या करता है, इकट्ठा करता है। अब इसके अंदर देखो कार्डिनल वैन आकर के खुलती है,
उसके अलावा हिपैटिक वैन आकर के खुलती है, और कार्डियल वैन, हिपैटिक वैन, और उसके अलावा पैराइटल वैन, तीनों आकर के जो कि शरीर के समस्त अंगों से रक्त को इकट्ठा करती है, कहाँ आती है? साइनस वेनोसस के पास आती है। अब क्या होता है, साइनस वेनोसस से एक मुख्य शाखा निकलती है जिसको कहा जाता है वेंट्रल एरोटा या सब एंडोस्टाइलर वेसल भी कहा जाता है, क्योंकि ये फेरिंक्स के ठीक नीचे स्थित होती है, और ये साइनस वेनोसस से लेकर के आगे तक अगर सिरे तक फैली होती है, जहाँ तक कि फेरिंक्स इसकी पाई जाती है। अब क्या होता है कि ये जो वेंट्रल एरोटा है ये सब एंडोस्टाइलर नामक एक ग्रुप के अंदर पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सब एंडोस्टाइलर ग्रुप भी है, और वेंट्रल पोजीशन के अंदर पाई जाने के कारण इसको वेंट्रल एरोटा कहा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्या होता है, इसके अंदर रक्त का जो प्रवाह है वो कहाँ से कहाँ की ओर होता है? इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ये रक्त का मैं प्रवाह भी आपको लिख देता हूँ। ये रक्त का क्या है? प्रवाह है। ये रक्त का क्या है? प्रवाह है। ये रक्त का क्या प्रवाह है, इस प्रकार से होता है इसमें। तो इसका मतलब इसके अंदर रक्त का प्रवाह पीछे से कहाँ हो रहा है? आगे की ओर हो रहा है। अब जैसे ही आगे की ओर जाती है तो जिधर फेरिंक्स होती है, ये एरिया कौन सा आ गया? फेरिंक्स। फेरिंक्स में आपको पता है ये गिल स्लिट्स होती हैं। गिल स्लिट्स के बाद में पास का जो फेरिंक्स का एरिया उसको प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार बोलते हैं। ये प्राइमरी गिल बार वाला एरिया, ये सेकेंडरी गिल बार, ये प्राइमरी गिल बार, फिर सेकेंडरी गिल बार। इस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार मैंने बताया था, एक के बाद एक एकांतरित क्रम में होते हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि जो वेंट्रल एरोटा है उससे क्या है कि शाखा निकलती है जिसको कहा जाता है एफरेंट ब्रेंकियल वेसल। क्या कहा जाता है? एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी कह दो या वेसल कह दो, एक ही बात है। एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो होती है ये कहाँ से निकलती है? वेंट्रल ब्रांच से निकलती है। किससे निकलती है? वेंट्रल ब्रांच से निकलती है। और जहाँ वेंट्रल ब्रांच से एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी निकलती है वहाँ पर एक फुली संरचना पाई जाती है जिसको बुलबुलिस कहा जाता है। और बुलबुलिस का मैंने कार्य बताया था कि इसके अंदर तीव्रता से संकुचन और शीतलन होते हैं, जिसके रक्त का दाब क्या है? ऊपर की ओर मतलब गिल स्लिट्स की ओर बना रहता है, या यूँ कहते हैं एफरेंट ब्रेंकियल वेसल में बना रहता है। यानी वेंट्रल एरोटा से रक्त को एफरेंट ब्रेंकियल वेसल में प्रेशराइज करने का काम, दाब लगाने का काम कौन करती है? बुलबुलिस नामक संरचना करती है, जो कि आपको दिख रही है। जितनी एफरेंट ब्रेंकियल वेसल होंगी उतनी बुलबुलिस संरचनाएं पाई जाती है। अब देखिएगा एफरेंट ब्रेंकियल वेसल आगे घुस गई, कहाँ घुसती है? प्राइमरी गिल बार। ये कौन सा भाग है? प्राइमरी गिल बार। और प्राइमरी गिल बार के जस्ट दोनों ओर क्या होती है? सेकेंडरी गिल बार। इधर भी सेकेंडरी गिल बार है, इधर भी सेकेंडरी गिल बार है। इसके देखो प्राइमरी गिल बार के इधर सेकेंडरी गिल बार है, इधर भी सेकेंडरी गिल बार है, फिर प्राइमरी गिल बार, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी। इस तरह से मैंने बताया था एकांतरित क्रम में होता है और बीच में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो एफरेंट ब्रेंकियल वेसल क्या होती है? प्राइमरी गिल बार में घुस गई। घुसने के बाद में क्या होता है कि इसकी एक ट्रांसवर्स वेसल्स आपको दिख रही हैं। ट्रांसवर्स वेसल्स ये दिख रही हैं आपको, जो इस प्रकार से आडी होती हैं। ये ट्रांसवर्स वेसल्स क्या करती हैं? एफरेंट ब्रेंकियल वेसल को सेकेंडरी गिल बार के अंदर जो एफरेंट ब्रेंकियल वेसल उससे जोड़े रखती है। जैसे ये इसको जोड़ रही है, ये इन दोनों को जोड़ रही है, ये इन दोनों को जोड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफरेंट ब्रेंकियल वेसल जो कि प्राइमरी गिल बार में प्रवेश तो करती है और उसको सेकेंडरी गिल बार की एफरेंट ब्रेंकियल वेसल से जोड़ने का काम कौन करती है? ट्रांसवर्स वेसल करती है। अब देखिएगा कि यहाँ तक का एरिया जो है वो एफरेंट ब्रेंकियल वेसल कहलाता है। एफरेंट ब्रेंकियल वेसल से ऊपर का ये भाग फिर क्या शुरू हो जाता है? इफरेंट ब्रेंकियल वेसल या इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी कहलाता है। तो गिल स्लिट तक जो ब्रांचदारी है वो एफरेंट ब्रेंकियल वेसल, और उससे आगे की और ब्रांच क्या कहलाती है? इफरेंट ब्रेंकियल वेसल कहलाती है। अब इफरेंट ब्रेंकियल वेसल क्या होती है? अब देखिएगा, क्योंकि गिल स्लिट दाई साइड में भी होती हैं और बाईं साइड में भी होती हैं, तो दाईं साइड की जितनी भी इफरेंट ब्रेंकियल वेसल है वो दाईं साइड के लेटरल ब्रांच में खुलेगी डोर्सल एरोटा के, और बाईं साइड की जो जितनी भी ब्रांचेज होती हैं इफरेंट ब्रेंकियल वेसल वो बाईं साइड के डोर्सल एरोटा की इस लेटरल ब्रांच में खुलती है। इसका मतलब ये हुआ कि दाईं साइड की जितनी भी इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स हैं वो दाईं जो ब्रांच है किसकी? डोर्सल एरोटा की, उसमें खुलेगी, और जो बाईं एफरेंट ब्रेंकियल वेसल है वो बाईं जो ब्रांच है डोर्सल एरोटा की उसमें खुलती है। इसलिए डोर्सल एरोटा इसके अंदर दो पाई जाती है। अब देखिएगा क्या हुआ कि जहाँ पर डोर्सल एरोटा के साथ इफरेंट ब्रेंकियल वेसल खुलती है वहाँ पर भी एक छोटी फुली संरचना पाई जाती है जिसको ग्लोमस कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रोटोनेफ्रिडियल या नेफ्रिडियल ग्लोमस कहा जाता है, या वेसल ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वेसल ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह सकते हैं, एक बात है, वेसल ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया।
भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये इसका हम बात करेंगे जब उत्सर्जी तंत्र की बात करेंगे तब इनका हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये उत्सर्जी पदार्थों को अलग करती है। उत्सर्जी पदार्थों को अलग करने के बाद में इसके जो उत्सर्जी हैं उनकी सहायता से शरीर से बाहर निकालने का काम है करती है। कैसे करती है उसको अपने आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा कि अब रक्त क्या हुआ कि यानी अब क्या हुआ कि जो लेटरल ब्रांचेज है डोर्सल एरोटा की वो किससे जुड़ी है, फ्रंट ब्रेंकियल वेसल की, यानी दाईं साइड की डोर्सल एरोटा की जो लेटरल ब्रांच है वो दाईं साइड की फ्रंट ब्रेंकियल वेसल से, और बाईं साइड की जो डोर्सल एरोटा की ब्रांच है वो बाईं साइड की फ्रंट ब्रेंकियल वेसल से जुड़ी रहती है। और ये मैंने बताया कि ये दो लेटरल होती हैं, दो होती हैं दाईं और बाईं, ये फेरिंक्स से लेकर आगे तक तो ये दो होती हैं, और पीछे की और दोनों मिलकर के एक ही शाखा का निर्माण करती है जिसे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्रांच ऑफ डोर्सल एरोटा भी कहा जाता है। ये क्या करती है कि इंटेस्टाइन की क्या होती है ठीक ऊपर होती है, और नोटोकॉर्ड की ठीक क्या होती है नीचे स्थित होती है, और ये फिर आगे जाकर के पूंछ की ओर जब जाती है तो उसको कॉर्डुला आर्टरी कहते हैं, और इसकी कुछ शाखाएं इंटेस्टाइन की ओर मतलब डिवाइड हो जाती है जिनको हम इंटेस्टाइनल आर्टरी कहा जाता है। इंटेस्टाइनल आर्टरी आगे जाकर इंटेस्टाइन के पास जाकर के एक जालक यानी वेसल्स का जाल बना लेती है जिसको इंटेस्टाइनल प्लेक्स भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये इंटेस्टाइनल प्लेक्स बन गया। अब देखिएगा कि रक्त जो है वो पूरे शरीर के सभी भागों के अंदर पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद में क्या होता है कि अब हम बात करेंगे, ये आर्टरी तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं वैन की। अब देखिएगा क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन के जो भाग है वहाँ से रक्त को इकट्ठा करने का, यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करने का काम कौन करती है, इंटेस्टाइनल वैन करती है। इंटेस्टाइनल आर्टरी तो रक्त लेके आती है इंटेस्टाइन की, और इंटेस्टाइनल वैन जो है रक्त को आर्टरी जो फेरिंक्स वाले भाग है या इंटेस्टाइन वाला भाग है वहाँ से लेकर के जाती है। तो इंटेस्टाइनल वैन हो जाएंगी। ये इंटेस्टाइनल वैन क्या करती है, यहाँ आपको दिख रहा है ये कॉर्डुअल आर्टरी है, कॉर्डुअल वैन है सॉरी, ये कॉर्डुअल आर्टरी थी जो रक्त पूछे भाग में लेके जा रही थी, और ये पूछे भाग से रक्त लेके आ रही है, इसलिए इसको कॉर्डुअल वैन कहा गया है। अब कॉर्डुअल वैन क्या करती है कि ये पूछे भागों से रक्त को लेके आ रही है, और साथ में ये कौन लेके आ रही है, इंटेस्टाइनल वैन। तो इंटेस्टाइनल वैन आपको दिख रहे हैं और कॉर्डुअल वैन यहाँ करके जुड़ जाती है। अब इनको हम क्या कहते हैं, सब इंटेस्टाइनल वैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सब इंटेस्टाइनल वैन कहा जाता है। अब सब इंटेस्टाइनल वैन आपको दिख रही है, आगे जाकर के ये सीधे साइनस वेनोसस में नए खुल करके सीधे कहाँ जा रही है, ये मिडगट डाइवर्टिकुलम के अंदर जाती है। तब इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल वैन कहा जाता है। तब इसको क्या कहा जाता है, हिपैटिक पोर्टल वैन। यानी जब सब इंटेस्टाइनल वैन की क्या परिभाषा है कि जब कॉर्डुअल वैन और इंटेस्टाइनल वैन आपस में मिल जाती है तो मिलकर के जो एक नलिका बनती है, वेसल बनती है, उसको सब इंटेस्टाइनल वैन कहा जाता है। और जब सब इंटेस्टाइनल वैन मिडगट डाइवर्टिकुलम यहीं तो स्थित होता है, फेरिंक्स के ठीक पास में तो स्थित होता है मिडगट डाइवर्टिकुलम। तो मिडगट डाइवर्टिकुलम के पास जो अब शाखा जा रही है सब इंटेस्टाइनल वैन की, उसको हिपैटिक पोर्टल वैन कहा जाता है। अब हिपैटिक पोर्टल वैन क्या करती है, मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाकर के छोटी छोटी शाखाओं में और बन जाती है, और ये सारी शाखाएं एक जाल के रूप में फैली रहती है। अब क्या होगा कि इनसे फिर छोटी छोटी शाखाएं निकल करके एक मुख्य नलिका का निर्माण करती है, वेसल का निर्माण करती है, उसको हम कहते हैं हिपैटिक वैन। और हिपैटिक वैन आप देख रहे हो कि आगे जाकर के किस में खुल रही है, साइनस वेनसस में खुल रही है। अब देखिएगा मैंने यही बताया था कि हिपैटिक पोर्टल वैन या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की शुरुआत एम्फियोक्सिस से हुई है, जो आगे कोर्डेट के अंदर पूर्ण विकसित रूप से पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इसकी आंतर का जो रक्त है शुद्ध, वो सीधा साइनस वेनोसस में ना करके पहले कहाँ ले जाया जा रहा है, मिडगट डाइवर्टिकुलम में ले जाया जा रहा है, जो किसके लीवर की तरह काम कर रहा है। और लीवर की या मिडगट डाइवर्टिकुलम की जो वेसल है हिपैटिक वैन, वो उस इंटेस्टाइन के और कॉर्डुअल जो एरिया है उसके अशुद्ध रक्त को साइनस वेनोसस में लेके आ रही है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हिपैटिक पोर्टल वैन या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम रखा गया है, जो कि शुरुआती चरण है कोर्डेट के अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का। ये साइनस वेनसस होगी। अब देखिएगा इसके अंदर दो कार्डिनल वैन पाई जाती है, ये एंटीरियर कार्डिनल वैन, और ये कौन सी है, पोस्टीरियर कार्डिनल वैन। अब कार्डिनल वैन के लिए बताया था कि ये अधर पार्श्व क्षेत्र से वेंट्रोलेटरल क्षेत्र से क्या करती है, रक्त इकट्ठा करती है दोनों। ये अगर सिरे से अधर पार्श्व क्षेत्र से करती है, ये पश्च सिरे के अधर पार्श्व क्षेत्र से रक्त इकट्ठा करती है। करने के बाद में दोनों कार्डिनल वैन मिल जाती है, मिलकर के एक नलिका का निर्माण करती है, उसको कहते हैं कॉमन कार्डिनल वैन या डक्टस क्यूवेरी कहा जाता है। और डक्टस क्यूवेरी आप देख रहे हो कहाँ खुल रही है, आगे जाकर के साइनस वेनोसस में खुल रही है। उसके बाद में ये पैराइटल वैन है। पैराइटल वैन क्या करती है, ये दो होती हैं, एक लेटरल साइड की होती है, दोनों लेटरल साइड में होती है, एक दाईं साइड की होती है, एक कौन सी होती है, बाईं साइड की। और ये आप देख रहे हो कि जो इंटेस्टाइन के जो ऊपर का एरिया होता है वहाँ से रक्त को इकट्ठा करती है। और ये जो इंटेस्टाइन के साथ साथ चल करके आप दिख रहे हैं, इंटेस्टाइन के साथ साथ चल करके फिर नीचे की ओर मुड़ करके कहाँ खुलती है, साइनस वेनोसस में खुलती है। तो ये साइनस वेनोसस फिर आगे आपको पता ही बात किसमें खुलता है, वेंट्रल इसमें एरोटा के अंदर खुल जाता है। तो ये पूरा इसका क्या है, सिस्टम रहता है। अब इसके अंदर हम रक्त के फ्लो की बात करें, ब्लड के फ्लो की बात करें कि ब्लड का फ्लो किस प्रकार से इसके अंदर चलता है, तो वो अपने अगर बात करें इसके अंदर थोड़ा सा, तो देखिएगा सबसे पहले जितना भी अशुद्ध रक्त है वो सारा का सारा साइनस वेनोसस में इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद में रक्त कहाँ आता है, सारा का सारा
वेंट्रल एरोटा में आता है। वेंट्रल एरोटा से जो रक्त है वो ये बल्बिलिस जो संरचनाएं होती है वो कहाँ पंप कर देती है, एफरेंट ब्रेंकियल वेसल में। एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स उस रक्त को कहाँ ले जाती है, प्राइमरी गिलबार में। प्राइमरी गिलबार से क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेसल्स है उसको कहाँ ले जाती है, सेकेंडरी गिलबार में। अब देखिएगा यहाँ बीच में से जल एट्रियल कैविटी में आ रहा है तो जल जब आता है तो यहाँ गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, सभी नहीं मानते हैं ये। तो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, उसके बाद में जो रक्त है वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो वो आगे कौन सी शाखा में जाएगा, इन इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में जाता है। कहाँ जाता है, इन इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में। इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स जो है जब इस वेसल ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया में जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को भी क्या कर लिया जाता है, नेफ्रिडिया के द्वारा अलग कर लिया जाता है। अब जो रक्त जाता है वो लेटरल ब्रांचेज ऑफ डोर्सल एरोटा में जाता है। दोनों साइड की लेटरल ब्रांचेज ऑफ डोर्सल एरोटा के अंदर इफरेंट ब्रेंकियल वेसल रक्त छोड़ देती है जो शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब उसमें कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि ऑक्सीजन होती है, कुछ मानते हैं कि इसके अंदर भोज्य पदार्थ होते हैं। अब वो सारा का सारा रक्त कहाँ जाता है, इस मीडियन ब्रांच में आ जाता है डोर्सल एरोटा की। ये मीडियन ब्रांच जो शरीर के सभी भागों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, खासकर क्वाड्रल एरिया के अंदर और खासकर इंटेस्टाइनल एरिया के अंदर। तो क्वाड्रल एरिया के अंदर ये लेके जाएगी शाखा और इंटेस्टाइनल एरिया के अंदर ये लेके आती है। लेके आने के बाद में रक्त क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के बाद में रक्त जो है इंटेस्टाइनल वैन और क्वाड्रल वैन के द्वारा सब इंटेस्टाइनल वैन में आ जाएगा। सब इंटेस्टाइनल वैन उसको रक्त को लेके जाती है मिडगट डाइवर्टिकुलम में, जिसको हिपैटिक पोर्टल वैन कहा जाता है। हिपैटिक पोर्टल वैन से हिपैटिक वैन से होते हुए अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा हो जाता है, साइनस वेनसस में इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार शरीर के जो अधर पार्श्व क्षेत्र है वहाँ से जो जितना भी रक्त है वो अगर और पश्च कार्डिनल वैन इकट्ठा करके कॉमन कार्डिनल वैन में छोड़ देती है, जिससे रक्त सारा अशुद्ध कहा जाता है, साइनस वेनसस में आ जाता है। और जो पश्च शरीर के जो पैराइटल्स एरियाज होते हैं, पार्श्व एरिया होते हैं, वहाँ से अशुद्ध रक्त जो है वो कौन इकट्ठा करती है, पैराइटल वेन्स इकट्ठा करके कहाँ छोड़ देती है, साइनस वेनसस में इकट्ठा करती है। साइनस वेनसस ने एक प्रकार से सारे शरीर के अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके वापस कहाँ छोड़ दिया, वेंट्रल एरोटा में। वेंट्रल एरोटा से फिर एफरेंट में, एफरेंट से फिर इफरेंट से होते हुए डोर्सल एरोटा में जब आता है तो वो रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध क्यों हो रहा है आपको पता भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रक्त का प्रवाह इसके अंदर बार बार चलता रहता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है किसका, एम्फिओक्सिस का। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है जो आपको अच्छे से याद रखना है और याद रह भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट इसका अपने इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके अपने जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसको अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।